जी, तो रज़ा साहब, पाकिस्तान की तारीख में पहली बार वज़ीर आज़म जो है अदम एतमाद की तहरीक में नाकाम हुए। अब मेरा आपसे ये सवाल है, इमरान खान 22वें वज़ीर आज़म थे। मेरा इसी हवाले से आपसे सवाल ये कि इमरान खान वज़ीर आज़म का कसूर क्या था? क्या वो करप्शन में मुलविस थे या वो मोरल करप्शन में मुलविस थे या उनके कुछ केसेस सामने आ गए थे? क्या वजूहात थी जिनकी वजह से इमरान खान को अदम एतमाद में नाकामी हुई और अपोज़िशन की जीत हुई? आपने बोला कि 22वें वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान तारीख में पहली बार ऐसा हुआ है कि उनको अदम एतमाद के ज़रिए घर भेजा गया। तो भाई तारीख में बहुत सारी चीज़ें इस बार पहली बार हो रही थी। तारीख में पहली बार हम लोग खुददारी पर बात कर रहे थे, गैरत पर बात कर रहे थे, मुल्क की सलामती पर बात कर रहे थे, कौमी सालमियत पर बात कर रहे थे, हम अपनी खुदी पर बात कर रहे थे। आप कहते हो कि इस वज़ीर-ए-आज़म का कसूर क्या था? तो इस वज़ीर-ए-आज़म का इमरान खान का कसूर सिर्फ़ एक था, वो ये कि इसने अमेरिका के सामने अपनी पैंट उतारने से इनकार कर दिया था। इसने कहा था कि अब कोई भी वज़ीर-ए-आज़म अमरीकी एयरपोर्ट पर पैंट नहीं उतारेगा। अब कोई भी पाकिस्तानी अमरीकी मफ़ाद के लिए नहीं, अपने मुल्क के मफ़ाद के लिए काम करेगा। अब कोई भी पाकिस्तानी गुलामी नहीं बिल्कुल। करेगा अमेरिका की। उसका कसूर सिर्फ़ ये था और ये हमारे मुल्क में सबसे बड़ा मुजरिम होता है वो शख्स जो कि गुलामी से इनकार कर दे। कम से कम आज ये बात पता चल गई। हमारे आबा-ओ-अजदाद बताते थे कि जिस तरह भुट्टो के खिलाफ साजिश हुई, उसकी हुकूमत गिराई गई। लेकिन आज तो हम दोनों गवाह हैं ना इस बात के। आज तो हमने खुद देखा कि किस तरह एक मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म को भेड़-बकरियों की तरह उसके एमएनएज़ को इकट्ठा करके, अपने साथ मिला के, इत्तेहादियों को अपने साथ मिला के, वो हर फोरम पे गया, उसने हर दरवाज़ा खटखटाया, उसने इदारों को भी खत दिखाया, उसने अदालत को भी खत भेजा। लेकिन क्या हुआ? तब आपकी रिजीम ने चेंज होना था, ये लिखा हुआ था। इसलिए कि हम लोगों ने 70 साल से अमेरिका की गुलामी तो की है। गुलामी की है। अमेरिका बिल्कुल, हमने गुलामी की है, बिल्कुल रज़ा साहब आप सही कह रहे हैं और इमरान खान इसी हवाले से खड़ा हुआ था और उसने मग़रबी आँखों पे वो खटक रहा था, इस चीज़ को लेके क्योंकि उसने बोला था एब्सोल्यूटली नॉट। इमरान हाँ, खान का कसूर क्या था कि वो कश्मीर के एम्बेसडर बने थे। इमरान खान का कसूर क्या था? उन्होंने करारदाद मंज़ूर कराई थी इस्लामोफ़ोबिया के हवाले से, जो हर साल अब मनाई जाएगी 15 मार्च को। उनका कसूर ये था शायद। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि इमरान खान साहब ने आज के दिन कॉल दे दी है, अवामी कॉल दे दी है और कहा ये कि आप एहतजाज करें, निकलें, पूरे मुल्क से कॉल दी गई है कि आप निकलें। आपको क्या लगता है कि इमरान खान का पब्लिक रिस्पॉन्स कैसा रहेगा? देखें शहरियार भाई आपने अभी बात की इस्लामोफ़ोबिया की तो मुझे एक चीज़ याद आ गई, वहीं से शुरू करते हैं। आज जो कौमी असेंबली में जो चल रहा था ना, तराना चल रहा था, उसके बाद वो जो स्पॉन्सर्ड जो लोग थे जिन्होंने ये इनऑर्गेनिक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस एक मुंतखब प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट जमा कराई थी, तो वो सब देख के मुझे एक शेर याद आ गया था कि क्या सितम हो गया इस्लाम की तकदीर के साथ, कत्ले शब्बीर हुआ नारे तकबीर के साथ। यानी आप बदकिस्मती देखिए इस कौम की कि कौमी असेंबली में पाकिस्तान का तराना चलता है और उस तराने के फौरन बाद वो ज़मीर फ़रोश, वो मफ़ाद परस्त लोग इस कौम का, इस मुल्क का ही सौदा करते हैं। इस मुल्क के मफ़ाद में जो बेहतर होता है उसको रिजेक्ट करके, इस मुल्क के लिए जो इंसान पूरी दुनिया से लड़ रहा था, इस मुल्क की खुदमुख्तारी के लिए जो अमेरिका की आँखों में आँखें डाल के खड़ा था, इस मुल्क को जिसने कह दिया था कि अब ये मुल्क किसी की जंग का हिस्सा नहीं बनेगा, हम अमन के साथ ही हैं, उस शख्स को जमहूरियत के नाम पर, आइन की बालादस्ती के नाम पर, कानून की बालादस्ती के नाम पर इन 3 लोगों ने, इन 15 कम से कम 15 सियासी जमातों ने बाहर निकाल दिया। कितनी बेशर्मी की ये बात है कि पहली बार ज़िंदगी में ऐसा हुआ कि जब ये कौमी तराना चल रहा था, तो मेरा खड़ा होने का दिल नहीं चाह रहा था। इसलिए क्योंकि मुझे पता था इस कौमी तराने के बाद जो कुछ होगा, वो पाकिस्तान की तारीख का एक स्याह तरीन दिन होगा, वो पाकिस्तान के लिए एक स्याह दिन होगा। दूसरी बात आपने की कि अवाम को इमरान खान ने कॉल दे दिए। तो देखें, इमरान खान आया अवाम से ही था। इमरान खान बिल्कुल। इस पाकिस्तान का वो वाहिद सियासतदान है जिसने 22 साल जद्दोजहद करके फिर इक़्तिदार हासिल किया है। वरना किसी ने तो सरिये लगाए, कोई जर्नैलों की गोद में बैठा, किसी को वसीयत की बिना पर बना दिया गया। तो इमरान खान तो आया अवाम से था, उसने कह दिया था कि मैं वापस अवाम के पास ही जाऊँगा। बिल्कुल वो बिल्कुल। अवाम के पास जाएगा और अवाम का जो इस वक़्त रिस्पॉन्ड है, वो वाक़ई अनयूजुअल है। अगर इमरान खान ये मोमेंटम बरकरार रखता है, तो फिर अगले इलेक्शंस
इमरान खान के हैं, लेकिन अगर ये लोग, ये जो अब माशाल्लाह से नए प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, जो नए सदर बनेंगे, अगर ये लोग, क्योंकि इनके पास अक्सरियत है, अगर ये लोग अपनी तरमीम के जरिए या जिस तरह जिस साजिश के तहत इमरान खान को निकाला गया है उसी साजिश को आगे बढ़ाते हुए इमरान खान के रास्ते में रोड़े अटकाएंगे या उसको सियासत से निकालने की कोशिश करेंगे और ये उसमें भी कामयाब हो गए जैसे आज हुए, तो फिर पाकिस्तान का हमारा मुस्तकबिल उसी तरह तारीख होगा जैसे आज का दिन तारीख था। फिर हमने अगले 50 साल तक इनकी इनकी औलादों की और इनकी औलादों की औलादों की गुलामी करनी। आपको याद ही होगा कि परवेज मुशर्रफ ने जब रिजाइन दे रहे थे वो, तो उन्होंने आखिरी अल्फाज कहे थे कुछ कि अब पाकिस्तान का अल्लाह ही हाफिज है। तो आप इस बार आप क्या कहेंगे? उनकी बात आपको याद आई इस बार? देखें, आपको अगर याद हो तो लियाकत अली खान ने भी शहीद होते वक्त यही कहा था, परवेज मुशर्रफ ने भी यही कहा था, लेकिन आप खुद से पूछें ना कि अल्लाह तो सबका ही हाफिज है, लेकिन हम कब अपने मुल्क की हिफाजत के लिए निकलेंगे? हम पे भी तो कुछ जिम्मेदारी है। अल्लाह तो है ही हाफिज। अल्लाह उस कौम की हालत उस वक्त तक नहीं बदलता जब तक वो अपनी हालत बदलने के लिए तैयार ना हो। अभी इमरान खान चला गया, मैं अभी आ रहा था ऑफिस से, वापस आया हूँ, कोई एक ऐसी गाड़ी नहीं थी जो रुक के प्रोटेस्ट कर रही हो, कोई एक ऐसा कहीं जगह नहीं थी कि जहाँ पे कुछ लोग खड़े हुए हों, को प्रोटेस्ट कर रहे हो। लोग क्रिकेट खेल रहे थे वैसे ही खेल रहे हैं, लोग कुछ खाना खा रहे थे वैसे ही खा रहे हैं, लोग जहां जा रहे थे वैसे ही जा रहे हैं, लोग हंस वैसे ही रहे हैं। यानी लोगों को ये पता ही नहीं है, लोगों को इस बात का शऊर नहीं है कि उनका घर लुट गया, बर्बाद हो गया और वो उसी तरह वो ये कह रहे हैं तो सियासत है, ये तो होने ही था। अच्छा, मैं आपको यहाँ पर एक क्लिप सुनाता हूँ जो अली मोहम्मद का क्लिप है, और उस दिलेर आदमी का ने एक शेर पढ़ा है जो थोड़ी देर पहले आपने भी एक शेर पढ़ा था बड़ा जबरदस्त, इसी हवाले से उन्होंने भी एक शेर पढ़ा है, तो मैं वो शेर सुनाना चाहूंगा, उसके बाद फिर मैं राजा साहब आपसे इसका पे कमेंट चाहूंगा। चलते हैं दबे पांव कि कोई जाग न जाए, गुलामी के असीरों की यही खास अदा है, होती नहीं जो कौम हक बात पे यकजा, उस कौम का हाकिम ही फकत उसकी सजा है। चलते हैं दबे पांव कि कोई जाग न जाए, गुलामी के असीरों की यही खास अदा है, होती नहीं जो कौम हक बात पे यकजा, उस कौम का हाकिम ही फकत उसकी सजा है। जी, तो रजा साहब आपने ये क्लिप सुना, अब आप बताइए इनके शेर में कितनी ताकत थी और इसमें कितनी हकीकत थी? देखें, बिल्कुल सही बात की, यही बात अभी हम कर रहे थे कि जब तक कौम अपनी हालत नहीं बदलने का सोचती, अल्लाह ताला उसकी हालत नहीं बदलता। अगर हमारे घर पे कोई बाहर से आकर मुसल्लत हो रहा है या अगर हमारे घर में हमें नज़र आ रहा है कि तक़सीम हो रही है और तक़सीम करने वाले को भी हम जानते हैं और हम उसके खिलाफ रेज़िस्ट नहीं करेंगे, तो फिर हम इल्ज़ाम किसी और को नहीं दे सकते घर टूटने का। हम ये नहीं कह सकते कि हम मज़लूम हैं। आज अगर हमारे इस मुल्क में जमहूरियत पर डाका पड़ा है, हमारे मफादात पर डाका पड़ा है, हमारे मुस्तकबिल पर डाका पड़ा है, तो हम ये क्यों सोचते हैं कि उसकी जंग सिर्फ इमरान खान लड़ेगा? अगर इमरान खान ने हमारा ठेका तो नहीं लिया हुआ ना भाई। अगर हम इमरान खान के आप मुझे बताइए, कायदे-आज़म जो थे, कायदे-आज़म ने पाकिस्तान बनाया, क्या उनके पास कोई हथियार था? क्या उनके पास दौलत थी? नहीं, क्या उनके पास कोई राज था? क्या उन्होंने किसी आर्मी चीफ जद्दोजहद। को सैक कर दिया था? उन्होंने जद्दोजहद की और सिर्फ अपने उन भूखे नंगे लोगों की मदद से पाकिस्तान बनाया जिनको भारत में मुस्तरद कर दिया गया था, जिनकी भारत में कोई औकात नहीं थी। गुलामी से ऐसे निकाला उन्होंने। आज के नौजवान के पास तो ताकत भी है, सोशल मीडिया भी है, सब उसकी कुछ है। आवाज भी सुनी जा सकती है, उसके पास सामने एक लीडर भी है जो कि बिल्कुल, मैं कोई इमरान खान का सपोर्टर नहीं था। 2018 में मैंने इमरान खान को वोट नहीं दिया था, लेकिन अगर इमरान खान के मुकाबले में यही 3 खानदान है तो मैं 1000 बार इमरान खान को वोट दूंगा। अच्छा रजा साहब, इसी बात को आगे बढ़ाते हैं, और कुछ सहाफ़ी और कुछ एंकर ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि इमरान खान जो है उसको एक ग्रेस के साथ जाना चाहिए था, इस तरह नहीं जाना चाहिए था, एकदम एंड तक नहीं करना चाहिए था, अपनी चीज़ों को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए था और ग्रेस से जाना चाहिए था और इदारों को मुतनाज़ा नहीं बनाना चाहिए था। बल्कि ये भी खबरें गर्म कर दी गई थी कि हुकूमत जो है वो आर्मी चीफ को हटा रही है, जनरल बाजवा साहब को हटा रही है। तो ये इन बातों में कितनी सदाकत है? क्या इमरान खान साहब ऐसी सोच रखने वाले लगते हैं आपको? देखिए, पहले तो जो ये लोग बात कर रहे हैं उनको शर्म से डूब मरना चाहिए। ये कह रहे हैं कि इमरान खान को गिरेज़ से जाना चाहिए था, बावक़ार अंदाज़ में अपनी शिकस्त तस्लीम करनी चाहिए थी। तो मुझे ये बताएँ, इमरान खान ने कहाँ पर कोई इदारों को मुतनाज़ बनाया, कहाँ आइन शिकनी की, कहाँ उसने किसी आर्मी चीफ़ के खिलाफ़ कोई आपने देखा हो कि 2 जुमले कहे हों? बयान आप मुझे बाजी किए तो। अगर यही
नवाज शरीफ के साथ हुआ होता तो नवाज शरीफ ने क्या कुछ करना था। जब नवाज शरीफ के केसेस अदालत में चल रहे थे तो नवाज शरीफ ने अदालतों को गालियां निकाली। जब वो नाअहल हो गया तो उसके बाद उसने आर्मी चीफ को गालियां निकाली। जब वो यहाँ से लंदन में चला गया तो उसने भरे मजमे में आर्मी चीफ को इलेक्शन चोर कहा। मरियम नवाज यहाँ पर सरेआम इदारों को लान तान करती रही। पीपल्स पार्टी में जो लोग थे उन्होंने भी खुलेआम इदारों को गालियां निकाली, मुतनाज़ा बनाया, उनको धमकियां दी। आप मुझे बताएं, जब से इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद आई है, कोई एक बार भी उसने कहा कि आर्मी चीफ ने ये मेरे खिलाफ किया है? एक बार भी उसने फौज के खिलाफ कोई बयान दिया हो? एक बार भी उसने अदालत के खिलाफ कोई बयान दिया हो? यहाँ तक के आखिर में अभी भी इमरान खान चाहता तो तनाजा खड़ा कर सकता था, चाहता तो वो अपने वर्कर्स को कॉल दे सकता था, चाहता तो तसादुम की कैफियत पैदा कर सकता था, लेकिन इमरान खान ने नहीं किया। इमरान खान ने अदालत का फैसला माना, तनकीद भी की तो इदारे का वकार मजरू नहीं होने दिया, तनकीद भी उसने दायरे में रहते हुए की। आखिर तक इमरान खान ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के खिलाफ जो एक चैनल प्रोपेगेंडा कर रहा था कि उनको सैक कर रहा है इमरान खान, उस वक्त भी उसने उसकी मुकम्मल तौर पर तरदीद की। बार बार उसने जब कौम से खिताब किया इमरान खान ने तो यही कहा कि फौज, जब तक फौज मजबूत नहीं होती मुल्क मजबूत नहीं होता। और जिनकी जो लोग आज कह रहे हैं कि इमरान खान इदारों को मुतनाज़ा बना के गया है, तो मुझे बताएं जिनकी वो हिमायत कर रहे हैं उन्होंने तो मुझे बताएं जिनकी वो हिमायत कर रहे हैं उन्होंने कहाँ कब इदारों को छोड़ा? भारत जाके इदारों को मुतनाज़ा किया, बदनाम किया। अभी लंदन में बैठे थे तो इदारों को बदनाम किया, यहाँ पे जलसे जुलूस किए तो इदारों को बदनाम किया। 5 जजों को जिन्होंने उसके खिलाफ फैसला दिया था नवाज शरीफ के खिलाफ, उनको बदनाम किया। अभी जो साबिक चीफ जस्टिस थे गुलजार अहमद, उनको गालियां निकाली। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार, उनको गालियां निकाली। और अगर अभी जस्टिस उमर अता बंदयाल जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं उनके खिलाफ फैसला देते तो आपको खुद भी ये बात पता है कि अगले दिन उनके खिलाफ उनको भी गालियां निकालनी शुरू कर देती थी इन्होंने। तो जो एंकर्स ये कह रहे हैं कि इदारों को मुतनाज़ा बना कर गया, ग्रेसफुल अंदाज में नहीं गया, उनको शर्म आनी चाहिए। इससे ज्यादा और क्या बावकार अंदाज में शिकस्त तस्लीम करना होगा कि बजाय इसके कि वो किसी इदारे को तसादुम की तरफ धकेलता, इमरान खान खामोशी से छोड़ दिया उसने पीएम ऑफिस। आपको क्या लगता है कि इमरान खान साहब का इख्तिताम हो गया है? मुझे तो ये लगता है कि अभी आगाज हुआ है। अब इमरान खान ऐसे निकल के आएंगे कि दुनिया देखेगी। और ये भी बताइएगा कि क्या इमरान खान इम्पोर्टेड गवर्नमेंट के हवाले से सड़कों पे निकल आएंगे? शरियार भाई, इमरान खान 22 साल जिद्दोजहद करके अवाम के अंदर से आया था, ठीक है? उसका और दूसरी चीज हमें ये जहन में रखनी है कि सियासत में आने से पहले इमरान खान के पास सब कुछ था। उसकी साइकिल की दुकान नहीं थी, वो जर्नैलों के सरिये नहीं लगाता था, वो सिनेमा के टिकट ब्लैक नहीं करता था, वो एक सेलिब्रिटी था। सियासत में आने के बाद उसके कारोबार नहीं बढ़े बल्कि उसकी जायदाद में कमी हुई। तो इमरान खान के कोई सियासत सब कुछ नहीं है कि वो ये सोचे कि भाई मेरी सियासत में किसी तरह बचा लूं। उसने आज भी अपना ओहदा कॉम्प्रोमाइज कर दिया, छोड़ दिया सिर्फ पाकिस्तान के लिए। तो इमरान खान तो हार मानेगा नहीं, इमरान खान तो इनसे लड़ेगा ना। इमरान खान ये कि लंदन भाग जाएगा, वो कहे कि मुझे मौत का फरिश्ता नजर आ रहा है, मुझे कफन उड़ा दो। अच्छा, आपकी आपकी लंदन की बात से मैं एक बात ऐड करूंगा कि अभी मैं देख ही रहा था खबरें, उसमें ये कहा गया है अपोजिशन की जानिब से दरख्वास्त दी गई है कि इमरान खान का नाम ईसीएल में डालें। तो क्या पीडीएम ये समझ रही है कि इमरान खान साहब जो है वो नवाज शरीफ की तरह भगोड़े हैं, जरदारी साहब की तरह भगोड़े हैं, जो कि वो भाग जाएंगे? इमरान खान साहब तो यहीं रहेंगे, वो तो अब इनके खिलाफ मुकदमा लड़ेंगे, वो तो अब इनके खिलाफ सड़कों पर आएंगे। वो कहां से ईसीएल में, अगर उनका नाम, वो तो अव्वल तो वो कहीं जा नहीं रहे, तो उनका नाम फिर भी ईसीएल में इतने, ये क्या मतलब अपने कायद जैसा समझ रहे हैं इमरान खान साहब को? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, इमरान खान चाहता तो बहुत पहले रिजाइन दे सकता था। उसने अभी क्यों दिया, मतलब रात 12 बजे से पहले क्यों दिया? उसकी एक बुनियादी वजह है। वो वजह ये कि इमरान खान तमाम किरदारों को बेनकाब करना चाहता था। कौन कौन इस खेल में शामिल था, किस किस ने कितना हिस्सा डाला, इमरान खान ये इस कौम को दिखाना चाहता था। दूसरी चीज ये कि अगर इमरान खान को भागना ही होता तो वो पहले डील कर लेता, ठीक है? उसको कोई जरूरत नहीं थी कि वो टाइम तक कहे कि मैं आखिरी बॉल तक लड़ूंगा। वो डील कर जैसे लेता, साबिक वो आराम वजीर से आजम ने लंदन डील जाता। की है, बिल्कुल, डील की है। बिल्कुल। उन्होंने की, इमरान खान ने पहले भी यही कहा, इमरान खान ने उसके बाद भी यही कहा कि मैं उसूलों पर समझौता नहीं करूंगा। जो मेरे कौम के मफाद में होगा मैं वही फैसला करूंगा, चाहे उसका मुझे नुकसान हो। इमरान खान ने वही किया। और इमरान खान को अगर बाहर जाना ही होता तो
तो इमरान खान फिर इनसे लड़ता नहीं। अगर इमरान खान को इख्तिदार छोड़ने के बाद इस मुल्क से फरार ही होना होता तो इमरान खान इनसे सीधा सीधा मीसाक जमहूरियत कर लेता। इमरान खान शहबाज शरीफ से हाथ मिला के कहता आओ भाई आपकी बारी, उसके बाद हमारी बारी, तो मसला ही खत्म हो जाता ना। लेकिन इमरान खान ने उसूलों पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना था, और जो शख्स उसूलों पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करता फिर उसको ये फर्क नहीं पड़ता कि मेरा इख्तिदार रहे या ना रहे। आपको याद है कि इमरान खान ने एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं प्राइम मिनिस्टर हाउस में इसलिए नहीं रहता ताकि जब वो मुझे छोड़ना पड़े तो मुझे तकलीफ ना हो, मैं अपने घर में ही रहता हूँ। तो उसके लिए इख्तिदार कोई मायने नहीं रखता। अच्छा रजा साहब, आपसे आखिरी सवाल करूंगा, उसके बाद आपसे इजाजत चाहूंगा। सवाल ये कि जो साम्राज्य की हुकूमत बनने जा रही है, क्या ये जो हुकूमत आपने देखा, शहबाज शरीफ की तकरीर भी देखी असेंबली में, बिलावल की भी तकरीर देखी, इसमें आपने ये तो देखा होगा कि इक्तदार की सियासत है, लेकिन आपने कहीं पे अवामी दर्द नहीं देखा होगा। और मेरा ये भी सवाल इसमें ऐड करिएगा कि 1.5 साल ये जो हुकूमत आगे चलाएंगे, रन करेंगे, जो साम्राज्य की हुकूमत है, तो ये क्या आवाम को कोई रिलीफ दे सकेंगे? क्या इन्होंने कोई प्लानिंग की भी है, या ये सिर्फ इक्तदार के ही भूखे थे और इन्होंने इक्तदार की सियासत की है? बहुत अच्छा सवाल है शरियार भाई। आप मुझे एक बात बताइए, जब से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आई है या उससे पहले भी देख लें, जब से इन्होंने इमरान खान हुकूमत में आए उसके बाद से इनकी तमाम मार्चेस, धरने, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, जलसे, खिताबात, बयानात, ये सब उठाकर देख लें, इन्होंने जी। इमरान खान पर तनकीद करने के अलावा मुझे बताएं दूसरा कोई काम किया? इन्होंने बताया अवाम अगर महंगाई है तो वो कैसे खत्म होगी, इन्होंने बताया कि अगर अगर पेट्रोल के प्राइसेस ज्यादा हैं तो वो कम कैसे होंगे, इन्होंने बताया कि इंटरनेशनली हमारे ताल्लुकात अगर खराब हैं तो सही कैसे होंगे, क्या इन्होंने कभी बताया कि अवाम को रिलीफ देने के लिए 2 ऐसी पॉलिसियां इन्होंने दी? क्या मरियम नवाज ने कभी अवाम के लिए कोई एक जुमला बोला? सिवाय इसके कि महंगाई है, सिवाय इसके कि नवाज शरीफ के वहां बैठे हुए उनको बवासीर सख्त है, उनको हटाओ इमरान खान को तो वो आ जाएंगे, सिवाय इसके कि इमरान खान ने तबाह बर्बाद कर दिया। मतलब आप आसार कयामत देखें कि जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो साहब, जिनकी मुसलसल 15 साल से सिंध में हुकूमत है और यहाँ का हाल आप मुझसे बेहतर जानते हैं, वो कह रहे हैं कि इमरान खान को हुकूमत नहीं करनी आती, इमरान खान ने मुल्क को तबाह बर्बाद कर दिया। तो इन्होंने तो कभी भी आवाम के लिए कोई एक बयान दिया ही नहीं। यहाँ तक कि ये भी कह चुके हैं कि भाई जब हम वापस आएंगे हुकूमत में आएंगे, जो कि ये आ गए, मुबारक हो इनको, इन्होंने कहा भाई हम आते ही पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ा देंगे, इन्होंने कहा हम आते ही नैब को खत्म कर देंगे, इन्होंने कहा हम आते ही ईवीएम को खत्म करेंगे, इन्होंने कहा हम आते ही ओवरसीज के वोट को खत्म करेंगे। इन्होंने आवाम के लिए तो कुछ भी नहीं कहा, कुछ भी इन्होंने नहीं आवाम के लिए अपने तो एक लिए। जुमला नहीं बोला अपने लिए। तो इनसे अपने उम्मीद हम लिए कैसे किया है। रखें कि हमारे लिए, मेरे और आपके लिए कुछ करेंगे? दूसरी बात, बिल्कुल। मुझे आप बता दें कि आपकी नवाज शरीफ से, आसिफ जरदारी से या मौलाना फजलुर रहमान से पर्सनली दुश्मनी क्या है? कोई आपका कोई कुछ नहीं। भैंस लेके भागे, आपको उन्होंने कोई कहीं पे कोई आपके साथ ज्यादती की? बिल्कुल नहीं। हमारी इनसे दुश्मनी नहीं है, हमारा इनसे इख्तिलाफ इस बात पर है, हमारा इनसे झगड़ा इस बात का है कि इन्होंने बारियां ली लेकिन हमारे लिए कुछ नहीं किया, इस मुल्क के लिए कुछ नहीं अपने किया। लिए किया। और बिल्कुल, और आज भी जब ये इख्तिदार में आ रहे हैं तो इनके पास कोई पॉलिसी नहीं है, कोई रोड मैप नहीं है, कोई अवाम के लिए एक प्लान नहीं है। इनके पास सिर्फ यही है कि ये अपने केसेस खत्म करेंगे, वो बाऊजी का खुरूज होगा यहाँ पे पाकिस्तान में, ये लोग जश्न मनाएंगे, फिर ये अपने बंदे सेट करेंगे, अपनी मर्जी का इलेक्शन कमीशन वैसे भी इन्हीं का ही है, ईवीएम खत्म करेंगे, इलेक्शन कमीशन में अपनी मर्जी के बंदे रखेंगे और फिर अगले इलेक्शन जीत जाएंगे। इस तरह सदियों तक ये हम पर हुकूमत करेंगे, इसके अलावा इनके पास बिल्कुल। कोई दूसरा प्लान नहीं है। बिल्कुल। बिल्कुल इसी बात को समअप करते हैं। और नाज़रीन यकीन माने आप, ये 1.5 साल में ऐसी ये जो बंदरबाट होगी, सियासी बंदरबाट जो होगी, ये आप सबके सामने आ जाएंगे। ये माजी में भी लड़ते रहे और ये अभी भी लड़ेंगे। ये कुछ नहीं है, ज्यादा दूर नहीं है। मैं भी यही हूँ, रजा साहब भी यही है, आवाम भी यही है। आप देख लीजिएगा, ये अभी इन्हीं 1.5 साल के अंदर अंदर ये आपस में लड़ेंगे और ये एक पेज पे हो ही नहीं सकते। ये आप देख लीजिएगा, ये मेरी बात आप याद रखिएगा। रजा साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त मुझे दिया। तो नाज़रीन इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। इंशाअल्लाह ताला जिंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।